नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अमेरिका का परमाणु हमले करने वाला B-2 बमवर्षक 21 जून से लापता है। तो क्या ईरान के लड़ाकों ने अमेरिका के सबसे विनाशकारी B-2 बमवर्षक को मार गिराया है? क्या ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन चली जंग में ईरान भारी पड़ा है? और क्या गाजा में सीज फायर का मतलब नेतन्याहू के सरेंडर से है? इन तीनों सवालों के जवाब दुनिया जानना चाहती है। वहीं ईरान के एटमी ठिकानों की नई सैटेलाइट तस्वीरों ने व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा दिया है। على ما مهاجم कहां गायब हो गया अमेरिका का B-2 बॉम्बर? क्या ईरान ने मार गिराया अमेरिका का मारक हथियार? क्या है अमेरिका के सबसे ताकतवर वेपन की मिस्ट्री? 13 जून से 24 जून तक दुनिया ने उस जंग को देखा है जिसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका ने अपने बारूदी कारखाने के सबसे ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल किया। उन्हीं हथियारों में से एक नाम है उस B-2 बॉम्बर का, जिसका इस्तेमाल ईरान की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स पर किया गया। विनाश के इसी विमान से ईरान में तबाही की पटकथा लिखे जाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ अब ये नहीं है। कहानी यह है कि जिस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को ईरान के खिलाफ अंजाम दिया गया, उस ऑपरेशन के बाद से एक B-2 बॉम्बर गायब है। और इसी गायब विमान की पहेली को दुनिया समझना चाहती है। लेकिन इसे समझने के लिए शुरू से उस मिशन की पूरी कहानी समझनी होगी, जिस मिशन की नींव ईरान के खिलाफ इजराइल ने 13 जून को रखी थी। यह मिशन था ऑपरेशन राइजिंग लायन। जब दुनिया के कई हिस्से चैन की सांस ले रहे थे, उस वक्त सेंट्रल एशिया के ईरान में अचानक सायरन गूंजने लगे। इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत की थी। यह मिशन था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ, ईरान के वैज्ञानिकों के खिलाफ और खामनेई के करीबियों के खिलाफ। उस दिन इजराइल ने ईरान पर जोरदार हमले किए, जिसमें ईरान ने अपने कई परमाणु वैज्ञानिकों को खो दिया। हमले में ईरान के कई बड़े कमांडर मारे गए और बड़े पैमाने पर ईरान के मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया गया। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकी। जवाब में ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 3 की शुरुआत की गई। ईरान की तरफ से इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों पर धुआंधार बमबारी की गई। भले ही इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन ईरान की कई मिसाइलें इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहीं। البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. ये सब कुछ 20 जून तक ऐसे ही चलता रहा। पर्दे के पीछे से अमेरिका लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बार बार अमेरिका की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा था कि अगर न्यूक्लियर डील के लिए ईरान राजी हो जाता है तो ये उसकी भलाई के लिए होगा, और अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो इसका अंजाम ईरान को भुगतना होगा। लेकिन ईरान पर अमेरिका की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ और फिर 21 जून से 22 जून के बीच एक ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन को शुरू किया गया जिस ऑपरेशन को अमेरिका ने नाम दिया मिडनाइट हैमर।
इस ऑपरेशन का मकसद था ईरान के सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट्स की तबाही। और इस मिशन के लिए अमेरिका ने चुना अपने सबसे भरोसेमंद हथियारों को, B-2 बॉम्बर और बंकर बस्टर बम। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस B-2 बॉम्बर के जरिए इस्फहान, नतांज और फोर्दो न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया गया। उन पर बंकर बस्टर बम बरसाए गए। इस दौरान 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, 14 GBU-57 MOP बम, 30 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और 125 विमानों का इस्तेमाल कर ईरान के परमाणु ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। अमेरिका ने चतुराई भरी रणनीति और डिकॉय का इस्तेमाल कर ईरान की रक्षा प्रणालियों को चकमा दिया, जिससे ईरान कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाया। दावा किया जाता है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद ये 7 B-2 बॉम्बर्स बिना किसी नुकसान के अमेरिका वापस लौट आए। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है और एक नई कहानी शुरू होती है। कहानी एक B-2 बॉम्बर के गायब होने की। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक B-2 बॉम्बर वापस बेस नहीं लौटा। ये कोई आम विमान नहीं था। B-2 जो रडार की पकड़ को चकमा दे सकता है, जिसकी कीमत $2 बिलियन है और जो अमेरिका की सैन्य ताकत का सबसे सीक्रेट वेपन है। फिर यह सवाल उठा कि वो गया तो गया कहां? क्या ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उसे गिरा दिया या अमेरिका खुद इसे सीक्रेट रख रहा है? इस रहस्य से पहले भी इतिहास में कई लापता विमान जुड़े रहे हैं, लेकिन इस बार दांव पर सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि पूरी रणनीति है। क्या ट्रंप के नेतृत्व में हुई एक खुफिया कार्रवाई फेल हो गई? अगर नहीं तो सवाल वही कि आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद भी वो 7वां B-2 बॉम्बर कहां है? ये सवाल दुनिया इसलिए उठा रही है क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार इस मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने का दावा किया जा रहा था। इस गायब B-2 बॉम्बर ने अब अमेरिका और ईरान के बीच एक नई साजिश भरे अध्याय की शुरुआत की है। तो क्या वाकई ईरान के डिफेंस सिस्टम ने B-2 बॉम्बर को धराशायी कर दिया? इन सवालों की पड़ताल करने के लिए ईरान के डिफेंस सिस्टम को भी समझना होगा। दावा किया जाता है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम हाल के वर्षों में बेहद हाईटेक हो चुका है। खासतौर पर बावर 373 और खुदार्द 15 बेहद एडवांस है। माना जाता है कि ये रूस के S-300 के जैसी काबिलियत वाले डिफेंस सिस्टम है। क्या इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम से B-2 बॉम्बर को लॉक करके गिरा दिया गया? ये विमान से जुड़ा रहस्य इसलिए और ज्यादा गहरा गया है क्योंकि अमेरिका खामोश है। न पेंटागन से विमान की गुमशुदगी पर कोई खबर है और ना ही व्हाइट हाउस से। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि B-2 बॉम्बर ने टेक ऑफ के बाद रेडियो सिग्नल बंद कर दिए और फिर उसकी कोई लोकेशन नहीं मिली। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्ट्रेटेजिक लीकेज है। अमेरिका अपने असफल मिशन को छिपा रहा है। दूसरी तरफ ईरान का चेहरा खिला हुआ है। खामनेई ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से तेज करने का ऐलान कर दिया है। به مراکز هسته‌ای ما حمله کردن که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین‌المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره در صورتی که تعرضی صورت بگیره. هزینه دشمن، هزینه متعرض قطعاً بالایی خواهد بود. من تأکید میکنم که جمهوری اسلامی هرگز در پی تسلیحات هسته‌ای نیست و نیز هرگز از حق ملت خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای چشم پوشی نخواهد. यानी ईरान इस गुमशुदा बॉम्बर को अपनी जीत के सबूत के रूप में देख रहा है। अगर ईरान ने सच में B-2 बॉम्बर को गिराया है तो ये सिर्फ टेक्निकल जीत नहीं
ये ईरान की साख की जीत है, उसके डिफेंस सिस्टम की ताकत की जीत है। यही वजह है कि अब वॉशिंगटन की चुप्पी और तेहरान की चुनौती इस रहस्य को और गहरा बना रही है। इन सवालों के बीच ही गजा में एक और बड़ा ट्विस्ट आया है। नेतन्याहू जो हमास को मिटाने की बात कर रहे थे, अब 60 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए हैं। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सीज फायर का जिक्र किया। मेरे प्रतिनिधियों ने आज गजा पर इजरायलियों के साथ एक लंबी और प्रोडक्टिव बैठक की। इजराइल ने 60 दिन के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए जरूरी शर्तों पर सहमति जाहिर की है। इन 60 दिनों के दौरान हम इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व की भलाई के लिए हमास इस डील को स्वीकार करेगा, क्योंकि इससे बेहतर स्थिति नहीं होगी। ये सीज फायर कब हुआ? ठीक उसी वक्त जब ईरान को लेकर अमेरिका के मिशन पर सवाल उठने लगे। यही नहीं, खामनेई की प्रॉक्सी वॉर रणनीति, हूती, हिजबुल्ला और हमास तीनों ने मिलकर इजराइल को कई मोर्चों पर थका दिया। और जब नेतन्याहू ने सीज फायर कहा है तो तेहरान जश्न में है। खामनेई ने एक तरह से मान लिया है कि गजा में ईरान की जीत हुई है। अमेरिका ने इस बीच सीरिया पर से प्रतिबंध भी हटा दिए, शायद क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए। लेकिन असली संदेश ये गया कि ईरान अपने ट्रैक पर डटा है और उसके प्रॉक्सी इजराइल को घायल करने में जुटे हैं। نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله। यमन से एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले, वो भी ऐसे समय पर जब ईरान और इजराइल में 12 दिन की जंग के बाद सीज फायर है और दुनिया गजा में शांति बहाली की उम्मीद कर रही है। ये सब दिखा रहा है कि ईरान के प्रॉक्सी नियमों से नहीं, एक सीक्रेट मिशन के हिसाब से चल रहे हैं। सीज फायर की आड़ में हमला कर हूती ये दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ गजा के लिए नहीं, बल्कि ईरान के विस्तारवादी मंसूबों के लिए भी लड़ रहे हैं। ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حساسة تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وعسقلان وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة। ईरान के प्रॉक्सी के लगातार बढ़ते ये हमले इजराइल की चिंता की वजह बन गए हैं। यही वजह है कि इजराइल भी ईरान पर आरोप लगा रहा है कि उसके बनाए संगठन उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। उन्होंने लेबनान, इराक और यमन में उन प्रॉक्सी ताकतों को खड़ा किया, लेकिन उन पर उनका पूरा नियंत्रण नहीं है। और जब हमने ईरान की ज्यादातर क्षमताओं को खत्म कर दिया, तब भी हमने देखा कि हिजबुल्ला इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ हो। और जब हमने ईरान की ज्यादातर क्षमताओं को खत्म कर दिया, तब भी हमने नहीं देखा कि हिजबुल्ला इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ हो। यानी अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। एक तरफ ट्रंप है जो गजा में 60 दिन के युद्ध विराम का ऐलान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खामनेई है जो इसे ईरान की बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बात सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रही है वो है अमेरिका का गायब हुआ B-2 बॉम्बर। क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं है। जब अमेरिका जैसे देश के सबसे गोपनीय और भरोसेमंद हथियार का कोई अता पता न हो और व्हाइट हाउस तक खामोश हो, तो ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं रहती, ये एक बड़ी साजिश बन जाती है। क्या ईरान को लेकर ट्रंप और इजराइल की तरफ से जो तस्वीर दिखाई जाती रही है, उस तस्वीर का रंग अलग है? क्या ईरान ने अपनी मिसाइल शील्ड से उस बॉम्बर को गिरा दिया, या अमेरिका खुद उसे छिपा रहा है ताकि एक बड़ी रणनीति की नाकामी सामने ना आ सके? जो भी हो, ये राज अभी परतों के नीचे दबा है, लेकिन कब तक, यही सवाल अब बाकी है। रूस
के भयानक हमले के बीच यूक्रेन के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद कर दी है। अमेरिका ने तोप के गोले, मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम की खेप रोक दी है। उधर ट्रंप के ऐलान का रूस जश्न मना पाता, उससे पहले नए दुश्मन ने एक्शन ले लिया है। 48 घंटे के अंदर रूस को 4 बड़े झटके लगे हैं। जिस युद्ध में जंगी जेट बम बरसा रहे हैं, जहां हाइपरसोनिक मिसाइलों के धमाके हैं, जहां पर हाईटेक ड्रोन से हमले हो रहे हैं, वहां रूस ने लड़ाकू ट्रेन भी दौड़ा दी है। यूक्रेन की तबाही के लिए पुतिन ने लड़ाकू ट्रेन युद्ध में भेजी है। रूस की ये फाइटर ट्रेन येनिसी के नाम से कुख्यात है, जिसके जरिए यूक्रेन तक हथियारों की सप्लाई में तेजी लाई जाएगी। बम बारूद की मात्रा कम न पड़े, इसका इंतजाम किया जा रहा है। वहीं यूक्रेन को ट्रंप ने जबरदस्त झटका दिया है। जिस अमेरिका के दम से जेलेंस्की ने रूस से युद्ध का जोखिम मोल लिया, वही अब युद्ध से भाग खड़ा हुआ है। ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा है कि एक भी बम नहीं मिलेगा। ट्रंप की वार्निंग, अब पुतिन से अपने दम से लड़े यूक्रेन। ट्रंप की धमकी, यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियार न दें। ट्रंप का चैलेंज, अब पुतिन से युद्ध जीत कर दिखाओ। यूक्रेन को ये दिन देखने पड़ेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। सुपर पावर अमेरिका इस तरह यूक्रेन को युद्ध में अकेला छोड़ेगा, इसकी कल्पना भी नेटो फोर्सेस ने नहीं की। लेकिन ये तल्ख हकीकत है, अमेरिका ने यूक्रेन की हथियार सप्लाई रोक दी है। यूक्रेन के डिफेंस और अटैक दोनों हथियारों का संकट गहरा गया है। अमेरिकी हथियारों ने अब तक यूक्रेन को बचा रखा है। मगर जब यूक्रेन के पास न पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम होगा, ना ही नासम्स एयर डिफेंस सिस्टम, ना हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम, ना ही 155 मिलीमीटर वाले तोप के गोले, तो यूक्रेन बचेगा कैसे? अमेरिकी जंगी जेटों के बगैर पुतिन से क्या युद्ध जीत पाएगा यूक्रेन? युद्ध जीतना तो बहुत मुश्किल बात है, यूक्रेन बच भी पाएगा ये भी कहना मुश्किल है। मगर जब रूस यूक्रेन युद्ध में फैसले की घड़ी आ गई है, जब पुतिन और जेलेंस्की ने सभी हथियारों को युद्ध में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जब सबसे भयानक युद्ध में एक भी गलती भारी पड़ सकती है, तब अमेरिका ने यूक्रेन को धोखा क्यों दे दिया है?
सुपर पावर ने यूक्रेन की हथियार सप्लाई क्यों रोक दी है? क्या अमेरिका यूक्रेन की जीत नहीं देखना चाहता? क्या ट्रंप ने पुतिन से कोई सीक्रेट डील कर ली है? इस सवाल का जवाब नेटो तलाश रहा है। यूरोपीय यूनियन भी ट्रंप के फैसले से परेशान हो गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को जंगी हथियार देने से साफ मना कर दिया है, वो भी ऐसे हथियार जिनके बिना ज़ेलेंस्की की जीत मुमकिन नहीं। अचानक ऐसा क्या हुआ? कल तक पुतिन को सबसे बड़ा विलन बता रहे ट्रंप अचानक क्यों पलट गए? प्रेसिडेंट पुतिन को वॉकओवर देने से ट्रंप को क्या फायदा है? बात बहुत गहरी है। पेंटागन इस बात को उजागर नहीं करना चाह रहा, हालांकि पुतिन को सब पता चल चुका है। रूस को जो चाहिए वो ट्रंप ने कर दिया है। अमेरिका ने पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, सटीक तोप के गोले, हेलफायर और दूसरी मिसाइलों की सप्लाई रोकी है। यूक्रेन इन्हीं मिसाइलों को F-16 लड़ाकू विमानों से रूस पर हमले कर रहा है। वहीं अमेरिकी एयर डिफेंस के जरिए यूक्रेन रूस के हमलों से बचता है। हालांकि अब हमले और बचाव दोनों मोर्चों पर यूक्रेन कमजोर पड़ सकता है। क्रेमलिन ने दावा किया है कि ट्रंप ने यूक्रेन की हथियार सप्लाई इसलिए रोकी है क्योंकि अमेरिका का हथियार भंडार खाली होता जा रहा है। यूक्रेन को हथियारों की जितनी जरूरत है उसे अब अमेरिका पूरी भी नहीं कर सकता है। Рішення для нас є дуже неприємним, безперечно. Воно є болючим і на фоні тих масових ракетних терористичних атак, які Росія вчиняє проти України, проти мирних населених пунктів і громадян України, які гинуть майже щодня від таких терористичних атак, це дуже неприємна ситуація. अमेरिका कई फ्रंट पर पर्दे के पीछे से युद्ध में शामिल है। इसमें किसी को कोई शक नहीं कि ट्रंप खाड़ी युद्ध में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। ईरान को लेकर उनकी सख्ती भी दुनिया देख रही है, लेकिन अमेरिका के पास हथियारों का अकाल, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। पूरी दुनिया को हथियार बेचने वाला अमेरिका अपने जंगी जखीरे को बिना फायदे के खर्च न करना चाह रहा हो, ये बात अलग है। लेकिन इससे होगा ये कि यूक्रेन कहीं का नहीं बचेगा। रूस ने युद्ध में जैसा रुख अपना लिया है, उससे ज़ेलेंस्की का दिल दहल गया है। ज़ेलेंस्की ने जर्मनी के नए विदेश मंत्री से मुलाकात कर रूस के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मदद की गुहार लगाई है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के लिए जर्मनी का धन्यवाद भी दिया है। Російської агресії. Я знаю, що європейці, лідери Європи дуже близькі до цього пакету. Я знаю, що є деякі поки що непорозуміння з офіційним Будапештом. І тут ми зі свого боку хотіли би сказати, що звертаємось до Німеччини як до сильних і як до лідерів Європи щодо вашого діалогу до Угорщини. Я думаю, що це в інтересах всієї Європи. जर्मनी ने ज़ेलेंस्की को हर तरह की मदद का भरोसा दिया है, मगर वॉर जोन से यूक्रेन के लिए खौफनाक जानकारियां सामने आ रही हैं। खासकर पुतिन के नए प्लान ने ट्रंप को भी अलर्ट कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना के 50,000 जवानों ने सूमे को घेर लिया है। इलाके में यूक्रेन के सैनिकों से 3 गुना बड़ी फौज उतारकर रूस सूमे पर जीत की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन ने सूमे पर कब्जा जमाए रखने के लिए स्पेशल यूनिट टीमुर को तैनात कर रखा है। यूक्रेन की स्पेशल यूनिट ने दावा किया है कि सूमे में हर दिन रूस के 300 से 400 सैनिक ढेर हो रहे हैं। हालांकि रूस ने जैसे ही सूमे का किला जीत लिया, युद्ध की बाजी बदल जाएगी। सूमे रणनीतिक लिहाज से सबसे अहम गढ़ है। ज़ेलेंस्की के गढ़ कहे जाने वाले कीव से सूमे की दूरी सिर्फ 330 किलोमीटर है। जमीनी रास्ते से देखें तो सिर्फ 5 घंटे के भीतर सूमे से कीव तक पहुंचा जा सकता है। हवाई रास्ते से ये दूरी सिर्फ 1.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। कीव पर बढ़ते खतरे को देखते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों से युद्ध में साथ आने की अपील की है। Російська армія – це вже не армія 2022 року. Вони також здобувають бойовий досвід,
вони також застосовують новітні технології, випробувані на полі бою, і вони також авансують в розвитку своєї оборони чи свого оборонного сектору і оборонних промисловостей. І це загроза не лише для України, це загроза для трансатлантичної безпеки. रूस ने जमीनी लड़ाई को तेज किया है। कीव पर कब्जे के मिशन में कोई कमी न रहे, इसका ख्याल खुद पुतिन रख रहे हैं। जमीनी लड़ाई में रूस का ट्रैक रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। अब तक युद्ध में रूस ने नेटो फोर्स के ज्यादातर टैंकों को तबाह कर डाला है। यूक्रेन की जमीन पर लड़ने पहुंचा जर्मनी का मेन बैटल टैंक लेपर्ड अब रूस की सड़कों पर ऐसे घसीटा तक गया है। नेटो के बड़े हथियार जिनको पुतिन ने जहन्नुम रसीद किया है, उनमें सबसे बड़ा नाम अमेरिका के एब्रम्स टैंक का है। इसमें ब्रिटेन का सबसे खतरनाक चैलेंजर टैंक है। इसमें जर्मनी का मेन बैटल टैंक लेपर्ड भी है। इसमें अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट भी है। इसमें अमेरिका की तोप M777 भी है। इसमें अमेरिका का हाइमार्स मल्टी बैरल सिस्टम भी है। रूस की सेना बहुत बड़ी है। रूस के हथियार बेजोड़ हैं। यूक्रेन बैटल ग्राउंड में अकेले रूस से ज्यादा दिन तक नहीं लड़ सकता है। लुहांस्क के जैसे ही जल्द रूस प्रोक्रोस्क पर परचम फहरा सकता है। यूक्रेन के पोक्रोस्क शहर पर कब्जे के लिए 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है। कुर्स्क इलाके में रूस के लगभग 63,000 सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। जब से पुतिन ने ऐलान किया है कि पूरा यूक्रेन उन्हें चाहिए, तब से भीषण लड़ाई हुई है। पुतिन के खौफनाक ऐलान के बाद से ट्रंप युद्ध से पीछा छुड़ाने में लग गए हैं। ट्रंप को मालूम है कि पुतिन युद्ध अपनी शर्तों पर खत्म करेंगे, ना कि अमेरिका के प्रेशर में आकर। मतलब यूक्रेन को अब नेटो फोर्सेस और यूरोपीय देशों के हथियारों से ही युद्ध जीतना होगा। मगर यूरोपीय देश कितने दिन पुतिन से दुश्मनी निभाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने पुतिन से फोन पर बात की है। यह बातचीत 2 घंटे लंबी चली। दोनों नेताओं ने यूक्रेन और ईरान के युद्ध पर बात की है, जिसमें मैक्रोन ने युद्ध विराम समझौते की अपील पुतिन से की है। क्रेमलिन ने इस फोन कॉल की पुष्टि करते हुए जानकारी दी है कि पुतिन लंबे वक्त तक शांति समझौते के पक्षधर हैं। फ्रांस ने बातचीत की पहल की है। प्रेसिडेंट पुतिन भी बातचीत के लिए तत्पर हैं। दोनों में विस्तार से विचारों का आदान प्रदान हुआ। यह संवाद का अच्छा अवसर था। फिलहाल फोन पर वार्ता ही काफी है। जब भी युद्ध समझौते की बात हुई, पुतिन ने वेलकम किया। उन्होंने ट्रंप से भी पीस डील करने की कोशिश की, लेकिन पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए ज़ेलेंस्की तैयार नहीं हुए। तुर्की में कई दौर की बैठकें भी बेनतीजा रहीं, जिससे भड़के पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जे की धमकी दे डाली है। रूस अब अपने इसी मिशन को कंप्लीट करने में जुटा है। इसके लिए ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों को जलाया जा रहा है। यूक्रेन भी रूस पर पलटवार करने में देर नहीं कर रहा, मगर जब यूक्रेन के पास हथियार ही नहीं बचेंगे तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा। यूरोपीय देशों से मदद मिलती रही तो भी यूक्रेन का जीतना मुश्किल है। युद्ध जितने ज्यादा दिन खिंचता जाएगा, परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियर युद्ध में रूस से टकराने का मतलब तबाही है। पुतिन के पास दुनिया के सबसे ज्यादा एटम बम है, दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं। पुतिन ने परमाणु धमाके शुरू किए तो यूक्रेन ही नहीं, यूरोप भी खाक हो सकता है। युद्ध का ये दौर ना आए, इसकी कोशिशों में ट्रंप जुटे हैं। वहीं पुतिन के लिए एक मुश्किल और खड़ी हो गई है। ज़ेलेंस्की के लिए यही एक राहत की बात है कि अजरबैजान पुतिन को आंखें दिखा रहा है। अजरबैजान और रूस पड़ोसी हैं। दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं। दोनों की दुश्मनी की 2 वजह हैं। पहली, अजरबैजान की अमेरिका से दोस्ती। दूसरी, अजरबैजान की आर्मीनिया से दुश्मनी। पुतिन ने अजरबैजान आर्मेनिया के युद्ध में आर्मेनिया का साथ दिया था।
अजरबैजान ने पुतिन से सीधी टक्कर लेना शुरू कर दिया है। अगर बात बिगड़ती है तो रूस यूक्रेन जैसा एक्शन अजरबैजान में शुरू हो सकता है।